हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो बताई जाती है बातें वो लोगों तक पहुंच सके। तो हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटी का जो जर्नी स्टार्ट किया था, इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि भारतीय जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया थी वो कैसे कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, वो समझे हम लोग। कितना तरह का एक्ट आया, मतलब सब कुछ समझ चुके हैं। फिर आगे हम लोग को देखे जब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसका आखिर हम लोग फिर समझे कि संविधान का महत्व क्या होता है, भारत को एक संविधान बनाने का आवश्यकता क्यों पड़ी, उसमें उस संविधान सभा का निर्माण कब सबसे पहले कब गठन किया गया था, उसका खत्म कब किया गया, संविधान बनाने में कितनी समय लगी, कौन कौन से लोगों का महत्व था, ये सब हम लोगों ने देखा। तो आइए उसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि हमको क्या होता है, अब जब एक देश बन गया तो देश को हम अगर विश्व मंच पर लाना चाहते हैं, वर्ल्ड स्टेज पर लाना चाहते हैं, तो उसका क्या होता है, सभी देश का एक स्पेसिफिक क्या होता है, सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल होता है, यानी कि एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसके द्वारा हम उस देश को पहचान पाते हैं। जैसे क्या है, अब उसी में से हम देखते हैं, जैसे अमेरिका को एक अलग सिंबल है, ऑस्ट्रेलिया का अलग सिंबल है, जापान का अलग सिंबल है, पाकिस्तान का अलग सिंबल है। उसी प्रकार से हमें अपने भारत को एक प्रतीक के द्वारा पहचानने के लिए हमारे पास क्या आवश्यकता पड़ी कि हम कुछ ऐसे प्रतीक का इस्तेमाल करें जिससे कि भारत को हम विश्व स्टेज पर अलग पहचान बना सके। तो उसी क्रम में हम लोगों ने देखा तो यहाँ क्या किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ जो एक्सेप्ट किया गया था वो क्या था, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में था वो था तिरंगा। किसको अपनाया गया था, तिरंगा को अपनाया गया था, तिरंगा को अपनाया गया था। ठीक है, तो तिरंगा जो था वो क्या हमारा राष्ट्रीय झंडा के रूप में प्रतीक में आया था। अब इसके बारे में जानते हैं कि तिरंगा को अपनाया गया तो ये इसका क्या क्या इसका डायमेंशंस क्या होता है, तिरंगा का कलर क्या होता है, इसको कब अपनाया गया और इसी को क्यों अपनाया गया, और तिरंगा में जो रंगों को भरा गया वो उसका उद्देश्य क्या था, रंग भरने का उद्देश्य क्या था, इसको बनाने वाला कौन था, इसको कब अपनाया गया, ये सब हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तिरंगा जो था, अगर हम कहीं विश्व में कहीं अभी देखते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो अगर तिरंगा जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हम यूएनओ में जाते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, सभी देशों का एक झंडा को लाइन से लगा दिया जाता है। वहीं हम देख के पता कर पाते हैं कि ये जो झंडा है वो किस देश का है। तो उसी प्रकार से अब तिरंगा के पहचान के द्वारा हमें भारतीयता की पहचान होती है, भारत का पहचान होता है। तो आइए हम समझते हैं कि तिरंगा का इसको क्या क्या किया गया था। यानी कि तिरंगा जो अपनाया गया था, जो संविधान सभा जब बन रहा था, संविधान बना, तो जब संविधान बन गया तो संविधान बनाने वाले के मन में आया कि हमको एक ऐसे प्रतीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा देश को मतलब एक बार में पता चल सके कि हाँ ये भारत है। तो उसी क्रम में सबसे पहले तिरंगा का इस्तेमाल किया गया था। और जो तिरंगा को जो एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया था। कब किया गया था, 22 जुलाई 1947। इसको एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, यानी कि देखिए हम बता सकते हैं कि इसके अनुसार संविधान जो होता है वो बना 1950 में, लेकिन हमारा देश जो आजाद हुआ था वो कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन आजादी से पहले आखिर जब ब्रिटिश यहां से छोड़ के जा रहे थे, यानी कि भारत जो था अब क्या होता है, एक लोकतंत्र यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा था। तो उस स्वतंत्र राष्ट्र को एक प्रतीक के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। तो अपनाया गया कब अपनाया गया था, तो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया जब चल रही थी, जब अधिनियम बन रहे थे कि भारत का एक अलग संविधान निर्माण होगा, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरेगा, तो उसी क्रम में यह भी एक्सेप्ट किया गया था कि भारत का एक तिरंगा एक प्रतीक होगा, एक झंडा होगा जिसके द्वारा भारत को जाना जाएगा। तो उसी को क्या बोला गया, तिरंगा बोला गया। तो उसी के क्रम में 22 जुलाई 1947 को जो भी संविधान सभा जो बनाने का जो उसमें अधिनियम था, जो भी हो रहा था, तो उसमें 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। लेकिन जब तिरंगा बनाया गया तो तिरंगा का जो एक क्या होता है, एक डायमेंशन सेट किया गया, यानी कि इसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो सेट किया गया। तो तिरंगा का जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो सेट किया गया, तो लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 के अनुपात में है। यानी कि लंबाई जो होगा वह
3 के अनुपात में होगा और चौड़ाई जो होगा वो 2 के अनुपात में होगा। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो ओरिजिनल जो हमारा जो रेशियो होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है किसी भी झंडा का, हम जानते हैं कि जो हमारा झंडा है वो क्या है, वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि आयताकार के रूप में है। तो यानी इसका जो लंबाई वो 3 होना चाहिए और इसका 2 होना चाहिए, इसके रेशियो में होना चाहिए। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो हम यहाँ जानते हैं कि ये कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें ये क्या होता है, एक वेरिएबल्स के रूप में होता है। यानी कि रेशियो हम अगर यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 12 ले लेते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं, अगर इसको हम काटेंगे तो ये भी 3:2 के रेशियो में आएगा, ये भी 3:2 के रेशियो में आएगा। यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हम इसके लंबाई और चौड़ाई को 3 के मल्टीपल में और 2 के मल्टीपल में हम चाहे जितना भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन जो उसका मल्टीपल जो अपनाएंगे वो ऐसा ही अपनाएंगे ताकि अगर उसको जो मिनिमम जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, यानी कि इस जो रेशियो का जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो 3:2 के अनुपात में ही आना चाहिए। तो समझ में आ गया कि इसका क्या किया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में रखा गया है। ठीक है, अब इस झंडा को जो स्वीकार किया गया था, जब झंडा बनाया गया तो आखिर झंडा बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो झंडा बनाने वाला व्यक्ति का नाम था, क्या था? पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया क्या था? झंडा बनाने वाला था, यानी कि झंडा निर्माण किया, यानी कि झंडा का डिजाइन किया। तो अगर पूछा जाता कि झंडा का डिजाइनर कौन था, यानी कि जो तिरंगा का झंडा का डिजाइनर कौन था, वो था पिंगाली वेंकैया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि देखिए भारत का जो झंडा है वो 3 कलर का है। तो 3 कलर का उसमें क्या क्या है? तो भारत का जो झंडा जो है उसमें सबसे ये झंडा है मान लीजिए, ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर में क्या है? केसरिया है, बीच में क्या है? अशोक चक्र है, और नीचे क्या है? हरा है, और ये जो है वो क्या है? सफेद कलर का होता है। लेकिन पहले क्या था, जब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जब ये झंडा को जो स्वीकार किया गया था, तो जुलाई 1947 से बहुत पहले ही झंडा का एक स्वरूप तैयार कर लिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुई थी वह 1985 में हुई थी, तो यानी कि उस समय ही स्वीकार कर लिया गया था। तो उस समय झंडा के जो है जो चक्र है उसमें चक्र ना होकर के क्या था? यहाँ पर चरखा था। अब हम जानते हैं कि केसरिया सफेद और हरा का ही इस्तेमाल क्यों किया गया झंडा में। हम इसकी जगह पर और भी कलर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन देखा गया कि एक भारत क्या है, तो भारत जो आजादी जो प्राप्त किया था ब्रिटिशों से, वो बहुत ही मतलब मशक्कत के बाद प्राप्त किया था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत का जो क्या था वो एक केसरिया जो है भारत की शक्ति को दर्शाता है, शक्ति या सौंदर्य को, शक्ति या उसको क्या बोल सकते हैं? साहस को दर्शाता है। यानी कि भारत जो आजाद हुआ वो बहुत सारे साहसी लोगों के बलिदान के द्वारा आजाद हुआ था। तो केसरिया यहाँ पर शक्ति या साहस को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो सफेद रंग जो हम जानते हैं कि भारत क्या है, तो एक बुद्ध का देश है, अंबेडकर का देश है, यानी कि यहाँ पर शांति, महात्मा गांधी का देश है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, भारतीय आंदोलन में, भारतीय की आजादी के क्रम में बहुत भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी का एक ही मुख्य रखा था, सत्य और अहिंसा। तो सफेद जो है वो शांति का प्रतीक को दर्शाता है। यानी कि इसके अंदर बोला जाता है कि भारत के लोग जो है वो शांति प्रिय आदमी है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक है, और हरा जो है, तो हम हरा जो जानते हैं वो भारत को क्या है, तो हरियाली के लिए दर्शाता है। हरियाली यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, क्योंकि भारत जो है वो क्या है, तो बहुत सारे झाड़ झंखाड़ों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे हैं जी, यहाँ फूल पत्ते हैं, जिससे क्या है, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही सब बातों को देखते हुए झंडा में जो कलरों का जो इस्तेमाल किया गया था, जो हम यूज किए थे कलर का, वो क्यों किए थे वो समझ में आ गया। झंडा को कब एक्सेप्ट किया गया वो समझ में आ गया, झंडा को कब किस रेशियो में बनाए थे वो समझ में आ गया। और
तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो हमारा जो तिरंगा झंडा है, यानी कि जो नेशनल प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको किस किस तरह से इसका क्या क्या किया गया था वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोग तिरंगा झंडा को तो देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं एक क्या है, तो यहाँ पर राजचिन्ह। राजचिन्ह क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम अब देखते हैं राजचिन्ह। तो राजचिन्ह का जो इस्तेमाल किया गया था, राजचिन्ह, राजचिन्ह जो इस्तेमाल किया गया है तो वो क्या है, हम जानते हैं राजचिन्ह जो है वो जो अशोक स्तंभ का जो वो 4 शेर है उसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो राजचिन्ह के रूप में कब किया गया था? तो ये जो अशोक स्तंभ का जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग को राजचिन्ह के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें से 4 शेरों को, चारों तरफ से 4 शेरों का मुख दिखाया गया है। और उसमें क्या है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। अशोक स्तंभ में जो है वो क्या लिखा गया, तो अशोक स्तंभ में ही नीचे में राजचिन्ह के रूप में सत्यमेव जयते लिखा गया है। यानी कि इसका मतलब है कि सत्य की ही विजय होती है, यानी सत्य कभी हारता नहीं है। हम जानते हैं भले ही सत्य के जीतने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन अंतिम तौर पर सत्य की ही विजय होती है। और इस जो राजचिन्ह को जो अशोक का जो लौह स्तंभ था, तो उसका जो सबसे ऊपरी भाग जो शेरों का लिया गया था, वो जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये जो सत्यमेव जयते है, वो ये सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो नामक जो ये सेंटेंस जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो राजचिन्ह के रूप में हम समझ चुके हैं क्या है राजचिन्ह क्या है। तो अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है जिसमें से 4 शेरों को दर्शाया गया है। उसमें क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते को हम मुंडकोपनिषद से लिए हैं और इसको एक्सेप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अब अगला हम लोग प्रतीक चिन्ह देखते हैं, अगला राजचिन्ह देखते हैं। तो अगला प्रतीक चिन्ह देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पर हमारे द्वारा राष्ट्रगान का एक्सेप्ट किया गया था। तो वो राष्ट्रगान को हम देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है हमारा? राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन है राष्ट्रगान हमारा। इसको एक्सेप्ट किया गया था, इसको जो सबसे पहले किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को ही जन गण मन को एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, सॉरी हम शुरू में 26 जनवरी बोल रहे थे, उसके लिए गलत है। 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। और ये जो एक्सेप्ट किया गया था तो डायरेक्टली ऐसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया था। सबसे पहले क्या किया गया था, राष्ट्रगान को जब है जो है वो राष्ट्रगान को 1919 में सबसे पहले भारत को राष्ट्रगान जो है वो 1919 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1919 में इसका लाया गया था। और 1912 में तत्वबोधिनी सभा में राष्ट्रगान को जो है वह तत्वबोधिनी सभा में शीर्षक से क्या हुआ था, ये जन गण मन जो राष्ट्रगान है वो 1912 में तत्वबोधिनी सभा का एक पत्रिका प्रकाशित हुआ था, जिसमें से क्या है तो उसको भारत विधाता शीर्षक के नाम से राष्ट्रगान को
यहाँ पर ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये किया गया था। और राष्ट्रगान जो है वो पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन बांग्ला भाषा में जब लिखा था तो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। और इन्होंने ही क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो जो राष्ट्रगान जो है वो मुख्यतः किस भाषा में? तो वो राष्ट्रगान जो है वो मुख्यतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में लाने के जो अनुवाद करता थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और सबसे पहले जो राष्ट्रगान को अगर पूछा गया कब गाया गया था, तो राष्ट्रगान को जो गाया गया था वह 1911 का कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। तो हम लोग राष्ट्रगान से समझ लिए इतना कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया। ये सबसे पहले जो इसका जो कॉन्सेप्ट जो आया था वो भारत तत्व 1912 के तत्वबोधिनी सभा में भारत विधाता शीर्षक के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका लिखा था और इनको अनुवाद करने वाला भी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। और 1911 में इसको जब पहली बार गाया गया था तो कलकत्ता के अधिवेशन हुआ था, उसमें ही कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें ही इसको पहली बार गाया गया था। तो अब यहाँ पर ये हम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे और हाँ, इसमें एक चीज छूट गया कि इसमें जो गाया गया था तो उसको गाने में कितना 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? टाइम ड्यूरेशन यानी कि राष्ट्रगान को गाने में जो ऑफिशियली टाइम जो एक्सेप्ट किया गया है वो 52 सेकंड का समय एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि 52 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं वो राष्ट्रगीत के बारे में जानते हैं। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को जो एक्सेप्ट किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया गया था। और वंदे मातरम जब वंदे मातरम आया था इसको गाने में, इस वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड का समय लगता है वंदे मातरम को गाने में। और वंदे मातरम जो लिखे थे तो वो कौन लिखे थे? वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे? तो वंदे मातरम को लिखने वाले थे कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो गीत उठाया गया है वो कहां से उठाया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत को, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको आनंद मठ पुस्तक से उठाया गया है। और ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इतना जानते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसको 65 सेकंड का समय लगता है गाने में। और इसको जो लिया गया था वंदे मातरम जो सेंटेंस लिया गया वो कहां से लिया गया? ये जो गीत लिया गया वो लिया गया आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम था आनंद मठ। उसी से इस पुस्तक को लिया गया, इस गीत को लिया गया, राष्ट्रीय गीत को लिया गया। ये समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब जब भारत का निर्माण हुआ तो भारत का संविधान बना।
भारत एक ऑफिशियली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में विश्व स्टेज पर आ चुका था, विश्व के मानचित्र पर एक और देश का नक्शा बन चुका था। तो हम जानते हैं कि सभी देशों को जो भी गणतंत्र राष्ट्र है वो सब आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था, जहां पर क्या था कि सभी लोगों का वहां पर भागीदारी निश्चित की जाएगी, दायित्व वहां पर अपना दायित्व निभाने का होगा। तो उसी क्रम में तो भारत जो है वो कॉमनवेल्थ एक संस्था था, क्या कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ संस्था में यूएनओ जिसको बोल सकते हैं, कॉमनवेल्थ संस्था में भारत ने अपने आप को 22 मई 1947 को अपने आप को क्या एक रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाया कब क्या था, 22 मई 1947 को इसने अपने आप को, नहीं 1949 को, 1949 को, 22 मई 1949 को इसने क्या किया, यानी कि जो भारत जो था वो कॉमनवेल्थ में, यानी कॉमनवेल्थ का जो संस्था था, यानी कि यूएनओ का जो संस्था था, उसमें अपने आप को ऑफिशियली तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में 22 मई 1949 को अपने आप को रजिस्टर करवाया था। यानी कि अब कॉमनवेल्थ में, अब जो यूएनओ की जो संस्था थी उसमें अब भारत को भी एक देश के रूप में काउंट किया जाने लगा था, एक इसकी मान्यता प्रदान की जा चुकी थी। कब किया गया था, तो 22 मई 1949 को इसने अपने आप को वहां पर जाकर बताया कि हम भी अब एक देश बन चुके हैं, हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत का जो टैलेंट, अब ये सब समझ चुके हैं हम लोग, उसका प्रतीक समझ चुके हैं, गीत समझ चुके हैं, गान समझ चुके हैं। तो अगले हम देखते हैं क्या एक भारत का एक अपना राष्ट्रीय कैलेंडर लिया गया था। क्या था, राष्ट्रीय कैलेंडर लिया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय कैलेंडर लिया गया था, इसका क्या था, ये जो था वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित था। किस पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित था। इसके द्वारा सख्त सम्मत पद्धति के अनुसार इस ग्रेगोरियन, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित था। इसमें सख्त सम्मत पद्धति को अपनाया गया था, और इस कैलेंडर को जो एक्सेप्ट किया गया था वो मार्च 1900 राष्ट्रीय कैलेंडर को जो एक्सेप्ट किया गया था वो कब किया गया था, तो राष्ट्रीय कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को एक्सेप्ट किया गया था। कब, 22 मार्च 1957, कब किया गया था, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, यानी इसमें सख्त सम्मत पर आधारित जो जैसे चलता है। और फिर इसमें 22 मार्च 1957 को इसको एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपना लिया गया। तो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या देखा, हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि भारत को एक जब संवैधानिक राष्ट्र का दर्जा मिल चुका था, लोकतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल चुका था, तो उसके लिए उसके भारत को अपना एक अलग प्रतीक की आवश्यकता पड़ी थी, जिसमें से राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। उसको कब स्वीकार किया वो देखें, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया वो देखें, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया, उसको पहली बार कब गाया गया था, किसने लिखा था, ये देखें। फिर राष्ट्रीय जो कैलेंडर देखे थे, और क्या किया गया था, तो इसी में से हम लोगों ने और देखा था। तो यहाँ पर क्या किया गया था, तो ये सब देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय ये सब जो होता है, तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसको, तो मोर को एक्सेप्ट किया गया था, मोर को एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रीय पशु के रूप में एक राष्ट्रीय पशु है, एक राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को, और राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर को,
से यानी कि बाघ को एक्सेप्ट किया गया था राष्ट्रीय पशु के रूप में। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, इस तीनों को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं कि भारत का कैसे स्वतंत्रता का निर्माण हुआ, जब संविधान बन गया, लोकतंत्र बन गया। तो भारत को हम किस किस सिंबल की तरह जानते हैं उसको भी हम लोग देख चुके हैं आज। तो और कुछ देख, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो इसका ये होता है इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछता है, अगर राष्ट्रीय विरासत पशु का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो इसका क्या है, इल्फास मैक्सिमस। क्या है इल्फास मैक्सिमस। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है कुकुटस सोनोरस स्कैपुलस। सोनोरस नाम है। बाघ का जो है उसको क्या होता है, पैंथेरिस टाइगरिस। ये सब क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी किसको, मोर, कुकुटस सोनोरस। राष्ट्रीय पशु बाघ इसमें कौन है, तो पैंथेरिस टाइग्रिस। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, इसको इल्फास मैक्सिमस के नाम से आता है। तो अभी तक आज के क्लास में हम लोगों ने सब देखा कि किस राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्रतीक, मतलब जितना भी राष्ट्रीय सिंबल्स के रूप में जो भी है भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सब हम लोग ने देखा। तो आज उम्मीद करता हूँ आज का जो बताया गया क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें अगर अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके और अपना जो पढ़ाई है उसको आगे जारी करते रहिए।